नमस्कार, मैं सुमंत। वेलकम टू प्रेप आईएएस। चलिए डिस्कस करते हैं आज दो बेहतरीन टॉपिक। एक हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशन का। हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रल एशिया के बारे में। सेंट्रल एशिया का भारत के साथ क्या संबंध है उसको देखेंगे, क्या इश्यूज़ हैं, क्या चैलेंजेस हैं, क्या भारत सरकार कर रही है इसको ठीक करने के लिए, पूरा बातें डिस्कस करेंगे हम लोग। इसके बाद पार्लियामेंट का जो कंट्रोल है फाइनेंस पर, एक्सपेंडिचर पर, उसको देखेंगे हम लोग। तो पहला सवाल हमारा होगा आईआर से। सेकंड क्वेश्चन हमारा होगा जीएस2 जो पॉलिटी है वहाँ पर लेजिस्लेचर के काम से। ठीक है, पहली बात सवाल पढ़ते हैं हम लोग ध्यान से। जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आप उसको कम से कम 2 बार पढ़ेंगे। सवाल 2 बार पढ़ने के साथ साथ आप कीवर्ड पर अंडरलाइन करते जाएं। कीवर्ड का मतलब क्या क्या पूछा गया है। जैसे कि ध्यान सुनना, सेंट्रल एशिया, देखो काला पेन, सेंट्रल एशिया इज कंसिडर्ड टू बी इंडियाज एक्सटेंडेड नेबरहुड एंड अ प्रायोरिटी एरिया इन पॉलिसी मेकिंग। ठीक है, हाईलाइट द सिग्निफिकेंस, क्या पूछा गया है, हाईलाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ सेंट्रल एशिया टू इंडिया, भारत के लिए सेंट्रल एशिया क्या महत्व है। दूसरी बात, भारत क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है इससे संबंध बनाए रखने के लिए। सेकंड पार्ट हो गया इस सवाल का। डिस्कस द स्ट्रैटेजी, भारत कौन सी स्ट्रैटेजी अपना रहा है इस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए। तो इस क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, 250 वर्ड का आंसर होना चाहिए। 15 मार्क्स का ये सवाल है। अगर आप इस क्वेश्चन के तीनों पार्ट को एड्रेस करेंगे आपको फुल मार्क्स में से आंसर आपको मार्क्स अवॉर्ड किए जाएंगे। अगर आपने तीनों में से किसी एक पार्ट को भी छोड़ दिया तो आपको नंबर बहुत कम मिलेगा, क्योंकि फुल मार्क्स आपका कम हो गया ना। जैसे कि 5 नंबर इसके लिए, 5 नंबर इसके लिए, 5 नंबर इसके लिए। और मान लो कि तुमने केवल 2 ही पार्ट को डिस्कस किया तो तुमको मैं 15 में से मार्क्स नहीं दूंगा, मैं तुमको 10 में से मार्क्स दूंगा और तुमको बहुत कम मार्क्स मिलेगा। फिर समझ गए बात। तो क्वेश्चन के हर पार्ट को आपको एड्रेस करना है और इसके लिए कम से कम 2 बार सवाल को पढ़िएगा। क्या क्या पूछा है ये बक्सा बना लेने का आदत रखिए। मेंस में भी कर सकते हैं, आपको दिक्कत की बात नहीं है। मैं जब मेंस देता था वहाँ पर भी मैं सेम तरीका अपनाता था, क्वेश्चन पढ़ करके वहाँ मैं बक्सा बना दिया, कोई दिक्कत नहीं होता। बस जो कुछ इंस्ट्रक्शन होती हैं कि वहाँ पर आप कोई सिंबल नहीं बना सकते, ये सब चीज़ें, वो सब नहीं काम करना है पेपर में। ठीक है ना, क्लियर है। चलो बढ़ते हैं पहले हम लोग कंटेंट की तरफ। एक बात और, कैसे नोट्स बनाएंगे आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध का। जब भी आप नोट बनाएंगे तो इसके हर डायमेंशन को कवर करेंगे। जैसे कि सेंट्रल एशियन रीजन में 5 देश आते हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। इनमें से कई के पास बहुत ही अच्छे मिनरल रिसोर्स हैं जो हमको ज़रूरत है। तो भारत के लिए क्या क्या महत्व का है। पहला महत्व है ट्रेड। ये जो कंट्रीज़ हैं वो स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड हैं और यूरोप और एशिया के बीच में ब्रिज का काम करते हैं। भारत के जो कैपिटलिस्ट हैं वो यहाँ जाकर के निवेश कर सकते हैं, इन कंट्रीज़ के साथ हम लोग ट्रेड कर सकते हैं और दोनों कंट्री आपस में ग्रोथ की ओर बढ़ सकते हैं। इंडिया, सेंट्रल एशिया, उनके पास क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है, यूरेनियम का भंडार है, कॉटन तो है ही है, गोल्ड, कॉपर, आयरन भी है जिसकी हमें ज़रूरत है, जो हम वहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। बाकी करें ना करें, कम से कम यूरेनियम तो हमको चाहिए। जो यूरेनियम है वो हम मंगाते हैं कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से। और जो सेंट्रल एशिया है ना, हमारा जो परचेज है उसको डाइवर्सिफाई कर देता है जब हम अलग अलग जगह से माल इंपोर्ट करते हैं। तो मान लो कि कनाडा से और ऑस्ट्रेलिया से काम, मतलब वहाँ से माल रुक गया तो यहाँ से तो माल आता रहेगा हमारा यूरेनियम। समझ रहे बात। तो 2 मेन महत्व ये हो गए। थर्ड है सिक्योरिटी। भारत का पहला मिलिट्री बेस जो भारत के बाहर बसा हुआ है वो तजाकिस्तान में है, फारखोर में। क्लियर है। वहाँ का जो इथनिक और धार्मिक टेंशन है उससे जो फंडामेंटलिज्म वहाँ पर पैदा हो रहा है वो भारत की सिक्योरिटी पर भी प्रभाव डाल सकता है। सेंट्रल एशिया का तो छोड़ दो, जो पाकिस्तान का, अफगानिस्तान का जो इशू है वो भी भारत पर प्रभाव ज़्यादा डाल सकता है। दूसरी बात, पॉलिटिकल कोऑपरेशन। ये सभी कंट्री एससीओ में हमारा साथ देते हैं। यूएनएससी में भारत का जो परमानेंट मेंबरशिप है ना उसको ये लोग सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो यूएनएससी में रिफॉर्म के लिए भी हमको उनका साथ चाहिए और एससीओ में भी हमको उनका साथ चाहिए। दूसरी बात, उनके साथ हमारे कल्चरल संबंध बहुत अच्छे हैं। वहाँ पर बॉलीवुड म्यूज़िक, बॉलीवुड मूवीज़ काफ़ी सुने जाते हैं, सराहे जाते हैं। यूएसआर में काफ़ी माने जाता है।
जो संबंध है हमारा सोवियत यूनियन के साथ बहुत अच्छा था, अब तो रशिया है इसके विघटन के बाद, तो काफ़ी अच्छा संबंध है हमारा। समस्या क्या होती है? समस्या ये होती है कि भारत का कोई लैंड बॉर्डर ही नहीं है उनके साथ, बीच में एक बड़ा सा गैप आ जाता है, चाइना है, इधर पाकिस्तान है, सब चीज़ें, तो कोई डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है हमारी उनके साथ। ये एक बड़ा बैरियर पैदा करता है। कोई खास रिलेशन नहीं है हमारा पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान हमको अलाउ नहीं करता अंदर जाने का। मतलब कि पाकिस्तान सेंट्रल एशिया को जाने के लिए हमको रास्ता नहीं देता, इसी कारण से हमारा संबंध लिमिटेड है उनके साथ। आफपाक जो प्रॉब्लम है वो भी अभी काफ़ी चल रहा है। ग्रेट पावर गेम ये खेला जा रहा था यूएसए, रशिया, चाइना, इसके बीच में अभी भी चल रहा है वहाँ पर। मतलब करना क्या चाहते हैं ना, जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं उन पर किनका प्रभुत्व हो, किनके कंट्रोल में रहे, तीनों कंट्री के बीच में ये स्ट्रगल चलता रहता है। इस कारण से थोड़ा सा इंडिया पीछे हो जाता है, क्योंकि हमारे पास कमी है रिसोर्स की। हम लोग चेकबुक डिप्लोमेसी नहीं खेल सकते, हमारा ट्रेड बहुत कमज़ोर है उनके साथ, कुछ खास अच्छे संबंध, मतलब कुछ खास कुछ कर भी नहीं रहे हैं इतना एंगेजमेंट, मतलब उनके साथ। तो जब कुछ करोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा? अब कोई दोस्त है, काफ़ी टाइम से बात नहीं हुई है, तो संबंध धीरे धीरे कमज़ोर ही होंगे ना। अब सरकार ने क्या कदम उठाया है ये देखो। सरकार ने सेंट्रल एशिया पॉलिसी अपनाया है। इसके अंतर्गत किया क्या जाएगा, जो स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल संबंध है वो बनाएंगे उनके साथ, मल्टीलेटरल लेवल पर उनके साथ एंगेजमेंट करेंगे, मतलब कि एक से ज़्यादा कंट्री आपस में मिल करके बात करेंगे। पैन सेंट्रल एशिया ई नेटवर्क बनाया जाएगा, जहाँ पर हम लोग टेली एजुकेशन, टेली मेडिसिन की जो सुविधा है वो प्रोवाइड करेंगे, मतलब कि भारत के डॉक्टर वहाँ पर भी इलाज कर पाएंगे ऑनलाइन। और क्या चाहिए? इससे क्या फ़ायदा होगा? पीपल टू पीपल जो कंटेक्ट है वो बढ़ेगा, इससे दो देशों में जो भरोसा है ना और बेहतर होगा। भारत चाहता है कि जो INSTC मतलब कि जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है वहाँ पर हम लोग एंगेज हों, ताकि हम सेंट्रल एशिया तक हम लोग जा पाएँ। आशगाबाद एग्रीमेंट ये भी हम देख रहे हैं, शायद इसका हम लोग साइन कर दिया है। तो ये सब काम हम लोग कर रहे हैं। प्लस इसके बाद भी तुम देख सकते हो कि भारत चाहता है कि जो ट्रेड है इसको बूस्ट मिले। भारत का जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है वो सेंट्रल एशिया को एक पोटेंशियल मार्केट के रूप में देखता है। एक्स्ट्रा पॉइंट आप लिख सकते हैं इस आंसर में, ये सब बातों के अलावा चारबाहर पोर्ट, इससे हमें सीधा एक्सेस मिल जाएगा सेंट्रल एशिया की तरफ। इंडिया ने साइन किया है सिविल न्यूक्लियर डील कजाकिस्तान के साथ, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम प्रोड्यूसर है। हमको मिलेगा, हम लोग इसको यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो ये सब बातें हैं हमारे सेंट्रल एशिया इंडिया रिलेशन के बारे में। कई सारे डायमेंशन और हैं जिन्हें आप कवर कर सकते हैं। अभी हम आपके आंसर को देखते हैं। चलो, पहला आंसर जो आपका है ये तो पार्लियामेंट्री कंट्रोल वाला है, ये देखते हैं आंसर, ठीक है। प्रगति का आंसर है ये। सेंट्रल एशिया इज स्ट्रेटेजिकली पोजिशनड as an access point between Europe and Asia and offer extensive potential for trade, investment and growth. Central Asia is not an intermediate number, ठीक है। सिग्निफिकेंस इकोनॉमिक में क्या लिखा है आपने? ट्रेड $1.5 बिलियन का है। न्यूक्लियर फ्यूल हम लोग वहाँ से इंपोर्ट करते हैं कजाकिस्तान से। कल्चर में बॉलीवुड, देखो इस तरह से जो आपने लिखा है ना हेडिंग बना करके। प्लस अगर आप मेरे लेक्चर देखती हैं यहाँ पे, मैंने पहले बताया है आपको, आप किसी भी पार्ट को एड्रेस करें क्वेश्चन का सब हेडिंग, उसको बक्से में बनाइए। मतलब यहाँ पर जो सिग्निफिकेंस है ना इसको बक्से में रखिए इसको। कल्चर स्ट्रेटजिक लिखा है आपने, चाइनीज प्रेजेंस, वन बॉर्डर वन रोड, मल्टीलेटरल, ठीक है, तापी पाइपलाइन, उसके बाद अग्रीमेंट, बढ़िया पॉइंट है। आगे चैलेंजेस, presence of terror group in the region, lack of direct trade route, China hold a bulk of Central Asian trade, whereas India is minuscule. Central Asia falls within the golden crescent for opium, जहाँ पर हमारे यहाँ जो है ना ड्रग्स इंपोर्ट होते हैं। स्ट्रेटजी ऑफ इंडिया क्या है? बाय कमर्शियल फार्मिंग इंडिया कोऑपरेट, फूड एंड मिल्क प्रोडक्शन। तुमने कुछ खास पॉइंट नहीं लिखा जो हमको चाहिए यहाँ पे। पहली बात, ये जो क्वेश्चन है वो 250 वर्ड का है, आंसर जो 250 वर्ड का है ना, आपने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट छोड़ दिए हैं जो आपको लिखने चाहिए। जैसे कि इकोनॉमिक वाले में कई सारे पॉइंट और जो लिखने चाहिए थे। प्लस चैलेंजेस वाले में आपको मेंशन करना चाहिए था जो मैंने पॉइंट बताया। स्ट्रैटेजी में जो भी आपका सेंट्रल एशिया पॉलिसी है, ई नेटवर्क बनाते हैं हम लोग टेलीमेडिसिन, टेली एजुकेशन के लिए, सब लिखिए उसको यहाँ पर, ठीक है ना। आपका कंक्लूजन मिसिंग है, इसको ठीक कीजिए, ठीक है। यह आंसर है मोनिका का सेंट्रल एशिया पर। सेम है, आपने डायग्राम बनाया है, बहुत बढ़िया, शानदार। सेंट्रल एशियन रीजन इज स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया
ये जेनरिक सेंटेंस है, लिखो न लिखो बराबर है। इट कंप्राइजेज कजाकिस्तान, सीधे लिखो ना कि सेंट्रल एशियन रीजन कंप्राइजेज ऑफ कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रिपब्लिक ऑफ तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। समझोगे बात? सेंट्रल एशियन रीजन कंप्राइजेज ऑफ फॉलोइंग कंट्रीज, खत्म हो गई बात। इसको वर्ड बचाओ ना। चलो सेंट्रल एशिया, अच्छा देखो सिग्निफिकेंस तुमको लिखना, महत्व लिखते टाइम डिवाइड करो अलग अलग भागों में। इकोनॉमिक महत्व क्या है, पॉलिटिकल, स्ट्रेटजिक, ठीक है ना, इस तरह से ट्रेड वगैरह ऐसे लिखो। डायग्राम तुमने बनाया बहुत बढ़िया, मगर टाइम लगा तुमको डायग्राम बनाने में। एक इशू तो ये है। चैलेंजेस, तालिबान इन्फ्लुएंस इन अफगानिस्तान, चैलेंज पोज करता है पाकिस्तान थ्रू तालिबान कुड लीड टू China is a big problem for India in that region. USA sanction on Iran result in inactivity in Iran lead to problem in connectivity through Chabahar port। ठीक है, तुम्हारा सारा पॉइंट बढ़िया है इसमें, मगर मेन पॉइंट छूटा हुआ है चैलेंजेस का, जो मैंने बताया उसमें से, इसमें से ऐड कर लीजिए। ठीक है, पॉइंट तुमने क्या लिखा, एक बात और तुम अंडरलाइन करो यहाँ पर, जैसे कि तुमने लिखा है यहाँ पर कनेक्ट सेंट्रल एशिया, इसको अंडरलाइन करो। ये मेजर इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, समझ गए बात? इस तरह से, मतलब आपका जो मेन कीवर्ड है ना अपन आंसर में, उसको अंडरलाइन करते जाओ। चलो अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल हमारा है पार्लियामेंट पर। डिस्कस द मेथड्स बाय विच पार्लियामेंट कंट्रोल पब्लिक एक्सपेंडिचर इन इंडिया। पार्लियामेंट खर्चे को कैसे कंट्रोल करता है? देखो ध्यान से, आपको मोटा मोटी इसमें जो आर्टिकल्स हैं ना, जो प्रोविजंस हैं हमारे संविधान के, वो लिखना है बस, और जो रूल्स बनाए गए हैं लोकसभा के उसको मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल, जो पब्लिक टैक्स जो देता है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट पर भरोसा रख के देता है, उसका सही उपयोग बहुत ज़रूरी है। इसी कारण से जो पब्लिक स्पेंडिंग पर कंट्रोल है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल टू चेक अननेसेसरी वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। इसको इंश्योर करने के लिए पार्लियामेंट देखता है, मतलब कि जब भी सरकार को CFI से पैसा निकालना होगा तो करेगा क्या, वो आर्टिकल 236 के अंतर्गत पहले पार्लियामेंट से परमिशन लेगा। नो मनी कैन बी विथड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विदाउट द अथॉरिटी ऑफ द लॉ। पहले लॉ पास कीजिए तभी आप CFI से पैसा निकाल पाएंगे, पहला प्रोविजन ये है। और लॉ कैसे पास होगा? पार्लियामेंट में पास होगा लॉ मेजोरिटी से, मतलब कि पार्लियामेंट में सभी लोग सहमत होंगे तभी वो खर्चा किया जा सकता है, मतलब कि पार्लियामेंट इज कंट्रोलिंग द एक्सपेंडिचर विच द गवर्नमेंट इज डूइंग। अगला पार्ट क्या है? डिमांड ऑफ ग्रांट। जैसे ही आप बजट पास करते हैं तो उसको, बजट को पार्लियामेंट में डिस्कस किया जाएगा, उस पर कट मोशन पास होगा, अलग अलग डिबेट होंगे, पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है वो डिस्कस करेगा, एस्टिमेट कमेटी है वो डिस्कस करेगा, ठीक है ना। और पूरा होने के बाद जब बजट पास होगा तो ही आपका पैसा वहाँ पर निकलेगा। जो पॉलिसी होगी उसको डिस्कस किया जाएगा कि कौन सी पॉलिसी सरकार बना रही है, कौन सी पॉलिसी पर पैसा, कितना पैसा खर्चा किया जा रहा है, ठीक है। तो ये सब कंट्रोल के तरीके हैं। अगला है CAG। CAG पब्लिक पर्स का गार्जियन है, कौन सा पैसा किसने यूज़ किया, क्या वो पैसा यूज़ करने के लिए अथोराइज था, सारी बातें। It also ensures that government expenditure is incurred in accordance with the sanction of the parliament। पार्लियामेंट ने जिस काम के लिए पैसा दिया था उसी काम के लिए वो पैसा यूज़ होना चाहिए, जिस व्यक्ति को इस्तेमाल करना था वही व्यक्ति इस पैसे को इस्तेमाल करेगा। ये सब चीज़ें CAG इंश्योर करता है। आगे है क्या? PSC, ये मैंने डिस्कस कर दिया आपको। एस्टिमेट कमेटी डिस्कस कर दिया। दोनों है ना जो स्क्रूटनाइज करते हैं बजट को, ठीक है ना, उस पर जो लिमिटेशन, जो उसको कंट्रोल करते हैं ताकि कोई फर्जी एक्सपेंडिचर सरकार ना करे। क्लियर है? चलो अब हम आपके आंसर को देखते हैं, क्या बातें हैं यहाँ पर। टॉपिक कवर करना है हमको, तो यहाँ पर आपने क्या देखा, सेकंड टॉपिक में जो आर्टिकल 266 वो देख लिया। इसके बाद कट मोशन, PSC, एस्टिमेट कमेटी, और क्या था, बजट पास करते हैं हम लोग, CAG। 6 पॉइंट आप यहाँ पर सिंपल लिख दीजिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। ये आंसर है सेंट्रल एशिया का, आंसर है ये पार्लियामेंट्री कंट्रोल का, ठीक है ना। देखो, बजट इज रिफर्ड टू इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज द, नहीं तुम्हारा इंट्रो ठीक नहीं है। इंट्रो बात कर रहा है पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द एक्सपेंडिचर की, आपका इंट्रो से संबंधित होना चाहिए, इंट्रो बेकार है आपका, ठीक कीजिए इसको। कंट्रोल क्या है, तरीका क्या है? वोट ऑन क्रेडिट, वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑन एक्सपेशनल ग्रांट, सप्लीमेंट्री ग्रांट, एक्सेस ग्रांट। तो जैसे ग्रांट लिख दिया, टोकन ग्रांट
पॉइंट देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, कंटेंट ठीक कीजिए इसको। चलो, पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द पब्लिक एक्सपेंडिचर इज अ प्रोसेस बाय विच एग्जीक्यूटिव इंश्योर अकाउंटेबिलिटी विथ रिलेटेड टू पब्लिक एक्सपेंडिचर। उसी को तुम घुमा के लिख दिए। थ्रू ए कंट्रोलिंग ऑन पब्लिक एक्सपेंडिचर बाय पार्लियामेंट गवर्नेंस, ठीक है। मेथड क्या है यहाँ पे, आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सिंपल लिखो ना, आर्टिकल 112 एम्पावर पार्लियामेंट, समझ जाएगा आदमी कि तुम्हारा संविधान का ही बात हो रहा। इतना जो तुमने लिखा है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या कोई वैल्यू ऐड हो रहा है तुम्हारे आंसर में इस 4 वर्ड से? नहीं, सीधे लिखो आर्टिकल 112 एम्पावर द पार्लियामेंट डैट इज एनुअल स्टेटमेंट प्लेस बिफोर द पार्लियामेंट एवरी फाइनेंशियल ईयर, एक्सपेंडिचर ऑफ एस्टिमेट टू बी सब, ठीक है, प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज नेसेसरी। तो पार्लियामेंट पूछ रहा है ना बाबू, पार्लियामेंट्री कंट्रोल पूछ रहा है ना। अब बोलोगे सर पार्लियामेंट का पार्ट तो प्रेसिडेंट भी है, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट तीनों है ना, कंस्टिट्यूट करते हैं पार्लियामेंट को, ठीक है, लिख दो। अब क्या कहें, डिबेट तो है ही, मतलब फैक्ट तो है ही ये सही। पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू वोट ऑन अकाउंट, ठीक है। आगे देखो 17, कई सारे पॉइंट मिसिंग है, उसको देख करके लिखिए, जो मैंने बताया ना मॉडल आंसर, उसको देख करके, ठीक है। चलो फिर ये बातें हो गई। अब आगे आपको जो 2 सवाल है वो मिलेगा डेली, आपको रात में 8 बजे ये वीडियो मिल जाया करेगी इस चैनल पर, प्रेप IAS पर, ठीक है ना। वीडियो अच्छा लगे लाइक, खराब लगे डिसलाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।